नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़। अगर आप यूपीएससी 2021 की तैयारी करना चाहते हैं, यानी कि आईएएस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं और आपको इसके बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, तो आप इस वीडियो को पूरी तरीके से देखें और समझें कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, कौन सी बुक्स आपको फॉलो करनी है, करंट अफेयर्स के सोर्सेज क्या होने चाहिए और किस प्रकार से क्या अप्रोच होना चाहिए आपका इस एग्जाम के लिए। अगर ये वीडियो पूरा देखने के बाद भी आपके मन में कोई डाउट है तैयारी से रिलेटेड, तो आप मुझे सोशल मीडिया पर अपने सवाल पूछ सकते हैं, ट्विटर, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर। भारत में आईएएस एग्जाम में सफलता हासिल करना मेरे अनुसार एवरेस्ट फतेह करने के बराबर एक अचीवमेंट है। हर साल लगभग 600 से 800 लोग एवरेस्ट को सफलतापूर्वक समिट करते हैं, यानी उसकी चोटी पर पहुंच जाते हैं, और इतने ही एस्पिरेंट लगभग सक्सेसफुली भारत में सिविल सेवा परीक्षा पास करते हैं। तो देखिए, एवरेस्ट की चढ़ाई की तरह ही ये प्रोसेस भी बहुत लंबा है। आप डायरेक्टली एवरेस्ट पर चढ़ाई शुरू नहीं कर सकते, पहले आपको तैयारी करनी पड़ेगी। लगभग 1 साल की तैयारी ये एग्जाम आपसे मांगता है, और उसके बाद एक कठिन चढ़ाई है जिसमें वेरियस स्टेप्स हैं, अलग अलग बेस कैंप हैं। जैसे एवरेस्ट चढ़ने में भी 6 बेस कैंप्स होते हैं, वैसे ही यहां पर भी आपको पहले प्रिलिमिनरी, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू जैसे कई स्टेप्स को पार करना होता है। और उसके पहले की भी कई स्टेप्स हैं, जैसे कि मॉक टेस्ट देने हैं, उनमें अच्छे नंबर लाने हैं। तो ये पूरा एक साल का लंबा ग्रोलिंग प्रोसेस है, और जो शुरू करने जा रहा है उसके लिए काफी डॉन्टिंग टास्क हो सकता है कि कैसे शुरू किया जाए, किस तरह से पहला कदम आगे बढ़ाया जाए। तो जैसे एवरेस्ट की चढ़ाई में पर्वतारोहियों की हेल्प करते हैं लोकल शेरपा, वैसे ही हम यानी कि टीचर्स आपकी हेल्प के लिए यहां पर मौजूद हैं। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर पूरा प्रोसेस समझाने वाला हूं। तो सबसे पहले आप अपने आप से यह पूछिए कि मैं सरकारी नौकरी में क्यों जाना चाहता हूं, वाई गवर्नमेंट जॉब, वाई सिविल सर्विसेज, आईएएस या आईपीएस में क्यों बनना चाहता हूं। अगर इसका आंसर आप इस वक्त दे सकते हैं तो सबसे पहला काम ये कीजिए कि अपने नोटबुक में या डायरी में इसका आंसर लिखिए, और जिस दिन आप इंटरव्यू देने जाएंगे उस रीजन को जरूर पढ़िएगा। अगर आप आईएएस बनना चाहते हैं अपने माता या पिता को खुश करने के लिए, मोटा दहेज पाने के लिए, या फिर सोशल मीडिया पे बहुत बड़ी फॉलोइंग बनाने के लिए, या फिर भ्रष्टाचार करने के लिए, तो इसी वक्त अपनी तैयारी बंद कर दीजिए और अपने जिंदगी के 1 या 2 साल खराब मत कीजिए। लेकिन अगर आपका रीजन जेन्युइन है और आप सचमुच देश की सेवा करना चाहते हैं, या फिर सिस्टम का पार्ट बनकर, ब्यूरोक्रेसी का पार्ट बनकर इस देश में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, तो फिर आप आगे के प्रोसेस के लिए तैयार हैं। एग्जाम का पैटर्न आप समझिए। पहला स्टेज होता है इस एग्जाम में प्रिलिमिनरी स्टेज। प्रिलिमिनरी को कई बार लोग प्रीलिम्स भी कहते हैं। ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पेपर होता है। यहाँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 2 पेपर हैं, पेपर 1 जनरल स्टडीज, दूसरा पेपर 2 सीसैट। तो पेपर 1 जनरल स्टडीज, इसका सिलेबस आगे मैं डिस्कस करूंगा डिटेल में। ये दोनों ही क्वेश्चन पेपर्स 200-200 नंबर के होते हैं, और पेपर 1 के जो मार्क्स हैं वो डिसाइड करते हैं कि आप अगले स्टेज के लिए क्वालिफाई करेंगे या नहीं। क्योंकि पेपर 2 जो है इट इज जस्ट अ क्वालिफाइंग पेपर, यानी कि यहां पर आपको 33% से ज्यादा नंबर लेकर आने हैं, और अगर आप 32% लेकर आते हैं तो चाहे आप यहां पर 200 आउट ऑफ 200 क्यों ना ले आए, आप अगले स्टेज तक नहीं जा सकते हैं। लेकिन अगर यहां पर आपके 34% भी हैं और यहां पर आप क्वालिफाइंग कट ऑफ से ऊपर मार्क्स लेकर आए हैं, तो आप आगे बढ़ जाएंगे। जनरली पिछले 4-5 सालों का ट्रेंड ये रहा है कि 200 में से 100 मार्क्स के आसपास कट ऑफ रहती है। इट रेंजेस फ्रॉम समवेयर अराउंड 96 टू 110, यानी कि लगभग 50-55% मार्क्स अगर आप लेकर आते हैं तो आप अगले स्टेज तक पहुंच सकते हैं। एग्जाम का अगला स्टेज है मेंस। कई लोग रिटन और इंटरव्यू को अलग अलग स्टेज समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यूपीएससी टेक्निकली दोनों को एक ही स्टेज का हिस्सा मानता है, जिसमें पहले रिटन 9 पेपर होंगे और उसके बाद इंटरव्यू होगा। तो 9 पेपर में से 7 पेपर तो हैं वो आपके मार्क्स काउंट होते हैं, यानी कि उनके नंबर के अनुसार ही आपकी मेरिट बनेगी फाइनली, और 2 क्वेश्चन पेपर होते हैं क्वालिफाइंग। तो यहां पर सब्जेक्टिव आंसर्स आपको लिखने होते हैं, यानी कि आपको पैराग्राफ वाइज लंबे आंसर्स लिखने होंगे, और इसीलिए ये स्टेज काफी इंपॉर्टेंट है। फाइनली आपकी मेरिट लिस्ट को यही डिसाइड करता है। तो इन 9 पेपर्स में से 2 पेपर होते हैं क्वालिफाइंग, यानी यहां पर आपको चाहिए केवल 25% मार्क्स। ये कौन से पेपर हैं? लैंग्वेज के। एक तो होगा इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर और दूसरा होगा कोई भी एक भारतीय भाषा का पेपर। तो वो आपके ऊपर है, आप चूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप हिंदी भाषी हैं तो हिंदी चूज कर सकते हैं, तमिल चूज कर सकते हैं, कोई भी भाषा जो संविधान के अंदर हमारे दी गई है उनमें से एक लैंग्वेज में आप अपना पेपर लिख सकते हैं। और इन पेपर्स का लेवल होता है 10th क्लास के अराउंड। जो 10th क्लास का लेवल है वही लेवल का पूछा जाता है। बात करते हैं बाकी 7 पेपर्स की। तो ये 7 पेपर्स में से 4 तो हैं जनरल स्टडीज के, तो GS1, GS2, GS3 और GS4। ये सभी पेपर 250 मार्क्स के होते हैं, और 2 पेपर होंगे ऑप्शनल सब्जेक्ट के। यूपीएससी आपको चॉइस देता है बहुत सारे सब्जेक्ट्स में से कोई भी एक ऑप्शनल आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो लेट्स से आपने ज्योग्राफी चूज किया है, तो ज्योग्राफी के अंदर 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। तो ये सारे पेपर भी 250 मार्क्स के होंगे। इन 7 पेपर को मिलाकर टोटल मैक्सिमम मार्क्स होते हैं 1750। इसमें से आप जो स्कोर करते हैं उसके बेसिस पर आपको आएगा इंटरव्यू कॉल, और 275
मैक्सिमम मार्क्स होते हैं इंटरव्यू के, इसे भी यहाँ पर ऐड कर लिया जाता है, तो टोटल 2025 में से फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। तो यहाँ पर अगर आपके 1000 मार्क्स भी आ जाते हैं तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि आप अच्छी रैंक स्कोर कर जाएंगे। ये एक रफ आइडिया दे रहा हूं मैं आपको, ऐसा नहीं है कि 1000 मार्क्स लाने पर ही रैंक बनेगी, इट कैन गो अप और डाउन, बट एवरेज ये रहता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये थोड़ा लंबा है, आप खुद ही देख सकते हैं यहाँ पर कि इतने सारे स्टेजेस हैं, तो इसीलिए 6 से 8 महीने लग जाते हैं एग्जाम का पूरा प्रोसेस खत्म होने में। तो अब अगले साल जब ये एग्जाम होगा तो मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इस साल कोरोना वायरस के कारण लंबा लॉकडाउन चला है, तो नेक्स्ट ईयर का प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन मई की बजाय जुलाई में शिफ्ट किया जा सकता है। तो आइदर जून या जुलाई 2021 में एग्जाम होगा। तो आपके पास अभी 1 साल का समय है अगर आप अभी तैयारी शुरू करते हैं। मेंस 3 या 4 महीने बाद कंडक्ट होगा, सितंबर या अक्टूबर, जनवरी फरवरी में इंटरव्यूज हो सकते हैं, एंड आई थिंक बाय अप्रैल 2022 फाइनल रिजल्ट आ जाएगा और जो आपका ड्रीम है वो उस वक्त पूरा होगा। अब बात करते हैं कि आपकी प्रोफाइल के अनुसार कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए। मेरे पास इस वक्त बहुत स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं जो स्कूल में हैं और जो आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं। उन सभी से मैं यही कहना चाहता हूं कि अभी आप अपने स्कूल के सब्जेक्ट्स पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, और एक आदत आप अभी से डाल सकते हैं, वो है न्यूज़पेपर पढ़ने की। तो कोई भी अच्छा इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दीजिए, दैट विल बी इनफ। उसके अलावा अभी आप केवल अपने 11th 12th क्लास या जिस भी क्लास में आप हैं उनके सब्जेक्ट्स पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। सेकेंड, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, ये मेरे ख्याल से सबसे सही समय है तैयारी शुरू करने का। जिनके कॉलेजेस में ज्यादा क्लास का या फिर प्रैक्टिकल्स का लोड नहीं है, यानी कि आप आराम से 4-5 घंटे दिन में निकाल सकते हैं अपने लिए, अपनी पढ़ाई के लिए, आईएएस के लिए, तो आप तैयारी शुरू कर दीजिए। जो आगे मैं आपको बुक लिस्ट बताने वाला हूं, उन बुक्स को आप पढ़ना अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप अगर कॉलेज में शुरू करते हैं तो आपको एक बहुत बड़ा एडवांटेज रहेगा। आपके पास 2 से 3 साल हैं एग्जाम के बेसिक्स क्लियर करने के लिए, और आगे जब आप एग्जाम देते हैं तो आप काफी यंग एज में इस एग्जाम को क्वालिफाई कर जाएंगे और आपका काफी समय बच जाएगा। इस एग्जाम के लिए अपियर होने वाले एस्पिरेंट्स में सबसे बड़ा तबका होता है जस्ट ग्रेजुएटेड स्टूडेंट्स का, यानी जो अभी अभी ग्रेजुएट हुए हैं। तो आप लोगों को अपना 1 साल इस एग्जाम के लिए अलग से रखना होगा, पूरे साल लगाकर तैयारी करनी होगी, और जो बुक लिस्ट आगे मैं आपको बताने वाला हूं उसे आप पूरी तरह से फॉलो कीजिए। वर्किंग एस्पिरेंट अगर आप हैं तो आपके लिए भी ये एग्जाम क्वालिफाई करना पॉसिबल बिल्कुल है। वैसे बेस्ट केस सिनेरियो यही रहेगा कि आप अगर हो सके तो 1 साल की अपने जॉब से छुट्टी ले लीजिए। अगर आपके पास इतनी सेविंग्स हैं कि आप 1 साल जॉब छोड़ के तैयारी कर सकते हैं तो यू मस्ट डू दैट। लेकिन अगर आपके लिए वो पॉसिबल नहीं है, फाइनेंशियल या फिर घरेलू कंडीशंस हैं कि आपको नौकरी करना जरूरी है, तो आपको चाहिए 4 घंटे। तो आप सुबह और शाम 2-2 घंटे अपना टाइम निकालिए जिसमें आप तैयारी करें, पढ़ाई करें, और उसके लिए आपको अपनी बाकी सोशल लाइफ को 1 साल के लिए पॉज पर रखना होगा। ये बहुत जरूरी है क्योंकि आपके लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वर्किंग एस्पिरेंट्स अगर 4 से 5 घंटे भी हर दिन निकाल लेते हैं तो ये एग्जाम बहुत ही आसानी से क्रैक किया जा सकता है, और इसका एग्जाम्पल कई लोग हमें दिखाते हैं। इनफैक्ट इस एग्जाम में सिलेक्ट होने वाले कई एस्पिरेंट्स तो ऐसे हैं जो ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्विसेज में हैं और फिर वो इस एग्जाम को क्रैक करते हैं। कई कॉर्पोरेट जॉब में होते हुए भी इस एग्जाम को लगातार क्रैक कर रहे हैं। आप उनके इंटरव्यूज देख सकते हैं कि उन्होंने कैसे मैनेज किया। द थिंग इज इट इज डूएबल। फाइनल कैटेगरी है उन लोगों की जो ऑलरेडी इस एग्जाम को 1, 2 या 3 बार दे चुके हैं। आपको ये सब नॉलेज पहले से है। आई नो ये आप वीडियो देख रहे होंगे ताकि कुछ आपको एक्स्ट्रा नॉलेज मिल जाए या फिर आप कहां पर चूक रहे हैं वो आपको पता चले। तो आप बुक लिस्ट को अच्छे से देखिए और कहां पर मिस्टेक कर रहे हैं। आई एम श्योर या तो आप मॉक टेस्ट में या फिर आंसर राइटिंग में कहीं चूक रहे हैं, तो आपको वहां पर काम करने की आवश्यकता है। इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए 1 साल बहुत होता है, और कई लोग ये गलतफहमी पाल के बैठते हैं कि ये तो 5 वर्षीय योजना है, इसमें 5 साल देने पड़ते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अगर यूपीएससी एग्जाम एनुअली कंडक्ट करवा रही है, इसका मतलब है कि इस एग्जाम की तैयारी 1 साल में करी जा सकती है। हाँ, अगर आप क्रैक नहीं कर पाते हैं 1 साल में या 2 साल में, तो फिर आपको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, बट तैयारी 1 साल में पूरी डेफिनेटली करी जा सकती है। तो पहला कदम सबसे कठिन होता है, और आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपने वो कदम उठा लिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो आपने अपनी रिसर्च स्टार्ट कर दी है, लेकिन इस वीडियो तक ही इस रिसर्च को सीमित ना रखें, थोड़ा सा और रिसर्च करें। हो सकता है कि मेरे द्वारा सजेस्ट किया गया रास्ता आपको पसंद ना आए, बुक लिस्ट आपको अच्छी ना लगे, तो आप दूसरे टॉपर्स के इंटरव्यू देख सकते हैं। स्टडी आईक्यू पर हमने कई टॉपर्स के इंटरव्यू लिए हैं प्रीवियस ईयर्स के, तो उन्होंने क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करी, क्या अपना टाइम मैनेजमेंट रखा, कौन सी बुक लिस्ट फॉलो करी, उसको आप देखिए। हो सकता है वहां पर आपको कुछ आइडिया अच्छा मिल जाए। दूसरा काम करना है आपको, अपने पढ़ने की जगह तय करनी है। तो आने वाले 1-1.5 साल आप कहाँ रहेंगे, कहाँ पर पढ़ाई करेंगे, ये तय कीजिए। कई लोग दिल्ली, हैदराबाद जैसे शहरों में शिफ्ट कर जाते हैं तैयारी के लिए, कोचिंग के लिए। तो अगर आप वो अफोर्ड कर सकते हैं, वहां पर जाकर 15-20 हज़ार रुपए महीने का खर्च उठा सकते हैं, तो वेल एंड गुड, कीजिए। अगर नहीं कर सकते हैं तो आजकल ऑनलाइन तैयारी करने के कई संसाधन हैं, उन्हें इस्तेमाल कीजिए, और अपने घर में एक शांत एरिया या शांत कमरा ढूंढिए, वहां पर बैठकर पढ़ाई करें। तो आपकी एक टेबल कुर्सी फिक्स होनी चाहिए।
उस कमरे का एनवायरमेंट परफेक्ट हो, सही हो, भरपूर रोशनी वहां आए, नेचुरल लाइट प्लस आर्टिफिशियल लाइट दोनों प्रॉपरली वहां पर आए, इसका ध्यान रखें। ज्यादा लोग आपको वहां डिस्टर्ब ना करें, चाहे वो फैमिली मेंबर्स ही क्यों ना हो। आप सबसे कह सकते हैं कि 5 या 6 घंटे जब आप पढ़ रहे हैं तो आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। तो आप अपने एनवायरमेंट को कंड्यूसिव बनाइए पढ़ाई के लिए। जब तक आपका मन शांत नहीं होगा, जब तक आपका वातावरण शांत नहीं होगा, तब तक आप जमकर पढ़ाई नहीं कर सकते। अगला काम है किताबें इकट्ठी करना। तो ये इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। Amazon, फ्लिपकार्ट, कई वेबसाइट्स हैं जिन पर आपको सारी किताबें मिल जाएंगी आईएएस की तैयारी करने के लिए। उन्हें आप ऑर्डर कर सकते हैं या फिर खुद बुक स्टोर से जाकर भी खरीद सकते हैं। अगर आप किसी शहर में रहते हैं तो डेफिनेटली आपको ये किताबें मिल जाएंगी। ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं तो ऑर्डर कर सकते हैं बुक्स को, नहीं तो एक दिन जाकर आप किसी शहर में सारी किताबें खरीद कर ले आइए। तो ये इतना कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है मेरे ख्याल से। अब अगला टास्क होता है ऑप्शनल का सिलेक्शन करना। तो यूपीएससी के नोटिफिकेशन में आप उन सब्जेक्ट की लिस्ट देख सकते हैं जो ऑप्शनल के चॉइस की तरह अवेलेबल हैं। तो यहां पर मेरा यह मानना है कि आप इन 4-5 फैक्टर्स को कंसिडर करिए ऑप्शनल सिलेक्ट करने से पहले। फर्स्ट थिंग इज योर बैकग्राउंड, योर ग्रेजुएशन। अगर आपने बीएससी मैथमेटिक्स किया है तो डेफिनेटली आपको मैथमेटिक्स ऑप्शनल ही सिलेक्ट करना चाहिए। आपने ऑलरेडी कॉलेज के समय 3-4 साल उस सब्जेक्ट को पढ़ा है। अब चाहे अच्छे से नहीं भी पढ़ा हो तो भी कम से कम 40% चीजें तो आपको आती होंगी। तो आपका काफी समय बचेगा और आप कॉन्फिडेंट रहेंगे अपनी ऑप्शनल तैयारी को लेकर। एक बात ये याद रखिएगा कि कॉलेज पेपर और यूपीएससी के पेपर में बहुत फर्क होता है। वहां पर आप कुछ भी लिखकर आ जाते हैं और नंबर मिल जाते हैं। यूपीएससी में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर मार्किंग बहुत ही टफ होती है, स्ट्रिक्ट होती है। तो यू शुड हैव थरो नॉलेज। अच्छे से आपको सब्जेक्ट अपना पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अपने ग्रेजुएशन सब्जेक्ट को ही ऑप्शनल की तरह सिलेक्ट करते हैं तो एक फायदा ये रहेगा कि आपको बेसिक्स पता होंगे, बुक्स पता होंगी, आपको ज्यादा इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। आपको पता है क्या पढ़ना है, बस उसको थोड़ा अच्छे से आपको कवर करना है। सेकंड इज इंटरेस्ट। अब अगर आपने ऐसे सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन करी है जो यूपीएससी ऑप्शनल की तरह आपको नहीं देता है, जैसे एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, तो आपको कोई दूसरा सब्जेक्ट लेना होगा। ऐसे में आप कोई भी ऐसा सब्जेक्ट ले लो जो आपको जीएस में हेल्प करे। तो जैसे सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री, पबैट, ज्योग्राफी, कई सब्जेक्ट्स हैं जो जीएस में भी आपकी मदद करेंगे और आपको इंटरेस्टिंग भी लगे। ऐसा सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि आपको अपना ऑप्शनल, मान लीजिए अगर आप 2 अटेम्प्ट भी देते हैं तो कम से कम 2-2.5 साल तक आपको ये ऑप्शनल पढ़ना पड़ेगा। तीसरा है अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल। तो वैसे ये फैक्टर अब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अगर मटेरियल आपके आसपास भी नहीं मिलते हैं तो आप दिल्ली या मुंबई, हैदराबाद जैसे शहरों से मंगवा सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर दुकानें आपको कुरियर कर देंगी, या फिर आप ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं मटेरियल को। चौथा है गाइडेंस बाय सीनियर। तो अगर आपके नोन में, सर्कल में कोई व्यक्ति है जो उस ऑप्शन को लेकर सिलेक्ट हुआ है, जो आपको अच्छे से गाइड कर सकता है। लेकिन ये गलती मत करिएगा कि आपके बड़े भैया हिंदी लिटरेचर के साथ सिलेक्ट हो गए और आपको हिंदी बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी आपने लिटरेचर ले लिया ये सोच के कि भैया के नोट्स पढ़ के मैं भी पास हो जाऊंगा। ये गलती मत करना, क्योंकि आपको इंटरेस्ट जब तक उस सब्जेक्ट में नहीं होगा तब तक आप उसको अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे। ऑप्शनल सिलेक्शन में एक तरीका आप अपना सकते हैं अगर आप कंफ्यूज्ड हैं तो 2 महीने तक जीएस पढ़िए। मुझे ऐसा लगता है जीएस पढ़ने के बाद आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि आपको किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है। तो 2 महीने तक जीएस के सब्जेक्ट्स को थोड़ा थोड़ा पढ़िए और फिर आप सिलेक्ट कर लीजिए। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पबैड, कई सब्जेक्ट्स हैं जो जीएस से ही रिलेटेड हैं, उनमें से कोई एक सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं। बट ज़्यादा डिले मत करना और कम से कम प्रीलिम्स के 10 महीने पहले आपका ऑप्शनल सिलेक्ट हो जाना चाहिए। अब आते हैं सिलेबस पर। तो प्रिलिमिनरी एग्जाम में 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 इज जनरल स्टडीज, 2 घंटे का पेपर है, 200 मार्क्स है, मैक्सिमम 100 क्वेश्चन यहां पर आते हैं। मेनली 6 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं आपकी पढ़ाई के, आपकी तैयारी के 6 स्तंभ हैं। पहला है हिस्ट्री, दूसरा है ज्योग्राफी, तीसरा है पॉलिटी, चौथा है इकोनॉमी, 5वां एनवायरमेंट और छठा है साइंस। और उसके अलावा करंट अफेयर्स भी पूछे जाते हैं। तो इनकी तैयारी आपको करनी है। अभी मैं आगे बुक लिस्ट डिस्कस करूंगा तो वहां पे आपको पॉइंट वाइज मैं बताऊंगा कौन सी किताबें कहां से क्या पढ़ना है। पेपर 2 इज सीसैट, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। ये एक क्वालिफाइंग पेपर है। 33% मार्क्स आपको यहां पर लेकर आने हैं। यहां पर आपसे पूछा जाएगा कॉम्प्रिहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी, न्यूमरेसी, बेसिक न्यूमरेसी क्लास 10th लेवल की, डेटा इंटरप्रिटेशन। तो यहां पर जो इंग्लिश और मैथ्स के सवाल आते हैं वो बेसिकली 10th लेवल के होते हैं और इसके लिए आपको रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी के लिए थोड़ी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। ये मत सोचना कि 33% नंबर है मैं ले आऊंगा, इस भरोसे मत रहना। थोड़ा प्रैक्टिस जरूर कर लेना। 3 किताबें मेरे अनुसार अच्छी हैं। टाटा मैग्रो हिल की जो बुक आती है, आर एस अग्रवाल है या फिर अरिहंत की बुक है, तीनों में से कोई एक ले लेना और उसके सवाल जरूर प्रैक्टिस कर लो। अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड से हैं या फिर किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर चुके हैं जैसे बैंकिंग या एसएससी, तो आपका ऑलरेडी ये वाला सारा सेगमेंट स्ट्रांग होगा। फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कम से कम पिछले 10 साल के पेपर जरूर सॉल्व कर लेना। तो 2011 में सीसैट शुरू हुआ था, उसके बाद के जो 9 साल के पेपर हैं वो आपको सॉल्व कर लेने चाहिए। अब आते हैं करंट अफेयर्स पर।
पिछले कुछ सालों का ट्रेंड यह है कि करंट अफेयर्स का वेटेज बढ़ा है और इनफैक्ट स्टैटिक को भी इस तरह से पूछा जा रहा है कि उसमें कुछ ना कुछ करंट अफेयर्स का मिश्रण आ जाता है सवाल में। तो आपको स्टैटिक प्लस करंट अफेयर्स दोनों की नॉलेज होनी चाहिए, दोनों को मिक्स करके क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो ऐसे में अच्छा न्यूज़पेपर पढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, इन दोनों में से कोई एक अखबार पढ़ो। योजना मैगजीन जरूर पढ़ो। अगर मैगजीन नहीं पढ़ सकते हो तो फिर योजना मैगजीन का एनालिसिस देख लो जो मोहित जिंदल सर के द्वारा बनाया जाता है स्टडी IQ चैनल पर। और योजना क्योंकि एक गवर्नमेंट मैगजीन है तो यहां पर आपको बिल्कुल ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिलेगी। तीसरा है इंडिया ईयर बुक। भारत सरकार हर साल इंडिया ईयर बुक प्रकाशित करती है और इसमें सारा डेटा ऑथेंटिक होता है, अपडेटेड होता है। तो इस किताब को खरीद लो, लेकिन कवर टू कवर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसको रेफरेंस की तरह यूज करो। तो इसमें इस तरह का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि बिजली उत्पादन। अब बिजली उत्पादन में कितनी बिजली कोयले से बन रही है, कितनी न्यूक्लियर पावर प्लांट से आ रही है, कितनी रिन्यूएबल रिसोर्सेज से आ रही है, उसका एग्जैक्ट डेटा इंडिया ईयर बुक में आपको मिल जाएगा। तो ये हर साल पब्लिश होती है, तो इसको आप जरूर लेटेस्ट वर्जन इसका खरीद कर अपने पास रखिए। लेकिन करंट अफेयर्स तैयार करने का सबसे बेहतर तरीका मेरे ख्याल से इस वक्त है ऑनलाइन वीडियोस। तो स्टडी IQ का यूट्यूब चैनल आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए और जो भी करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हम उन सभी को कवर करते हैं। और साथ ही साथ हिंदू न्यूज़पेपर को भी हम डेली एनालाइज करते हैं। तो हिंदू एनालिसिस आप देख सकते हैं अगर आप हिंदू न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पा रहे हैं या फिर नहीं समझ में आ रहा है, और जो टॉपिक आपको नहीं समझ में आते हैं कहीं और से, वो भी आप यहां पर सर्च करके आराम से पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो करंट अफेयर्स की मैगजीन है उसको जरूर पढ़िए, क्योंकि क्या होता है कि वीडियोस आप देख लेते हैं, टॉपिक आपको समझ में आ गया, लेकिन रिवीजन के लिए एक मंथली मैगजीन होना जरूरी है और इसके कारण आपका रिटेनिंग पावर भी बढ़ेगा। मार्केट में कई करंट अफेयर्स मैगजीन्स अवेलेबल हैं। आप स्टडी IQ की तरफ से पब्लिश करी जाने वाली UPSC IQ मैगजीन को भी पढ़ सकते हैं। इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर एवरीवन। PDF आप इसका डाउनलोड कर सकते हैं upsciq.com वेबसाइट से। ऑनलाइन वीडियोस देखने और करंट अफेयर्स मैगजीन्स पढ़ने के बावजूद आपको रेगुलरली एक न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ही जरूरी है। आई थिंक न्यूज़पेपर इज द मोस्ट क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ UPSC प्रिपरेशन। तो मेरे अनुसार दो अखबार सबसे बेहतर हैं, इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू। इन दोनों में से जो भी आपके एरिया में अवेलेबल है आप उसको अवेल कर सकते हैं। कई रूरल एरियाज में इंग्लिश न्यूज़पेपर नहीं आता है तो वहां पर बेहतर ये होगा कि आप न्यूज़पेपर पढ़ें, यानी आप इनके डिजिटल सब्सक्रिप्शन को अवेल कर सकते हैं। इनफैक्ट डिजिटल सब्सक्रिप्शन हिंदू का तो प्रिंट से भी सस्ता पड़ता है। तो इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू अखबार जो हैं इनकी खास बात यह है कि हिंदू में इंटरनेशनल न्यूज़ काफ़ी अच्छे से कवर होती है, वास्ट कवरेज है। इतनी अच्छी कवरेज किसी हिंदी अखबार की मैंने नहीं देखी है। इंडियन एक्सप्रेस अखबार की बेहतर बात यह है कि यहाँ पर नेशनल इश्यूज को काफ़ी अच्छे से इन डेप्थ कवर किया जाता है। एडिटोरियल आप हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस कोशिश कीजिए दोनों के पढ़ें इफ पॉसिबल। वैसे मैं जानता हूं कि दोनों को पढ़ना एक साथ बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि द हिंदू को ही अगर आप ढंग से पढ़ते हैं तो 1.5 से 2 घंटा आपको लगेगा। तो एक अखबार पकड़ लीजिए कोई भी जो आपको मिल रहा हो आसानी से, जो आपको पसंद हो। अगर आप हिंदी मीडियम के छात्र हैं तो नवभारत टाइम्स या दैनिक भास्कर, ये 2 अखबार अच्छे हैं एटलीस्ट नॉर्थ इंडिया में। अब हिंदी अखबारों के साथ समस्या ये है कि कई अखबारों के कुछ संस्करण बहुत ही अच्छे हैं, जैसे दिल्ली में नवभारत टाइम्स अच्छा है, राजस्थान में दैनिक भास्कर आई थिंक बेटर कवरेज देता है, लेकिन नवभारत टाइम्स की कवरेज इतनी अच्छी नहीं है। तो वो स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, इनफैक्ट रीजन टू रीजन भी वेरी करता है। अब वो आपको देखना होगा कि आपके एरिया में कौन सा न्यूज़पेपर बेहतर है। एक काम आप कर लीजिए, जब आप तैयारी शुरू करते हैं तो 1 महीने के लिए 2 या 3 अखबार लगवाइए और उनमें थोड़ा थोड़ा देखते रहिए कि किसमें नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ ज़्यादा अच्छी आती है। लोकल न्यूज़ आप नहीं पढ़ेंगे चलेगा। अखबार कैसे पढ़ना है इस पर स्टडी IQ पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना हुआ है, हाउ टू रीड द हिंदू, उसको जरूर देखिएगा। न्यूज़पेपर और एडिटोरियल्स पढ़ने से फायदा ये होगा कि एक तो आपकी वोकैबुलरी सुधरेगी, करंट अफेयर्स पर आपकी पकड़ बनेगी और आप ऐसे लिखना सीखेंगे, क्योंकि एडिटोरियल कुछ नहीं एक तरह का ऐसे ही होता है। तो उसको कैसे स्ट्रक्चर किया जाता है, कैसे उसका स्टार्ट होता है, कैसे उसमें एक मिडिल पार्ट है, क्या उसकी एंडिंग है, ये आप डेली जब पढ़ते हैं तो अब आप सीखते भी हैं। अब बात करते हैं बुक लिस्ट की। तो प्रीलिम्स की बुक लिस्ट से शुरुआत करूंगा। 6 स्तंभ हैं, उनमें से पहला है हिस्ट्री। तो हिस्ट्री के लिए आपको 11th और 12th क्लास की NCERT किताबें पढ़नी है। तो जो CBSE बोर्ड में किताबें इस्तेमाल होती हैं आराम से आपको मिल जाएंगी NCERT की वेबसाइट पर, उनका PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो दुकान में जाकर खरीद सकते हैं। इन्हें पढ़िए। साथ ही साथ 11th क्लास की जो पुरानी NCERT है उसको भी पढ़ो अगर अवेलेबल है। अगर अवेलेबल नहीं है आपके आसपास तो आप एक काम कर सकते हैं कि बिपिन चंद्रा की किताब से पढ़ सकते हैं। इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस नाम की किताब है, क्योंकि ये जो पुरानी NCERT है ये बिपिन चंद्रा ने ही लिखी थी, तो इट इज एग्जैक्टली द सेम। मिडिवल इंडिया के लिए आप 6 से 8 क्लास के NCERT पढ़ सकते हैं और मॉडर्न आपका यहाँ से कवर हो जाएगा 11th-12th की NCERT से। या फिर तमिलनाडु स्टेट बोर्ड की किताबें भी पढ़ सकते हैं, उनकी 6 से लेकर 12th क्लास तक की जो हिस्ट्री की बुक्स हैं दे आर वेरी गुड, स्पेशली 11th और 12th में पूरी हिस्ट्री कवर्ड है।
और वो मेंस के हिसाब से काफ़ी अच्छी है क्योंकि वहाँ पर पैराग्राफ फॉर्म में सब कुछ दिया हुआ है। तो मैं पर्सनली प्रेफर ये करता हूँ कि एनसीईआरटी से बेटर है तमिलनाडु स्टेट की किताबें, वो भी उनकी वेबसाइट पर फ्रीली अवेलेबल है। दूसरा सब्जेक्ट है ज्योग्राफी। यहाँ पर भी आपको सारी एनसीईआरटी बुक्स पढ़नी है, स्पेशली 11th एंड 12th बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप 11th-12th की एनसीईआरटी बुक्स अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको ज़्यादा कुछ और पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जीसी लियोंग ज़रूर पढ़ना। जीसी लियोंग की फिजिकल ज्योग्राफी की किताब बहुत ही बेहतरीन है और इसमें जो फिजिकल ज्योग्राफी के एस्पेक्ट्स हैं, डायग्राम्स हैं, वो एनसीईआरटी से भी बेटर है। रेफरेंस के लिए माजिद हुसैन सर की एक किताब आती है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, उसे आप खरीद के रख सकते हो। कवर टू कवर पढ़ना थोड़ा शायद मुश्किल रहेगा, पढ़ सको तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने पास रखो जरूर इसे खरीद के, क्योंकि कोई भी टॉपिक अगर एनसीईआरटी में समझ में नहीं आता है तो वो आपको माजिद हुसैन की किताब से पढ़ना चाहिए मेरे अनुसार। ऑक्सफर्ड एटलस आपके पास हमेशा होनी चाहिए, ऑक्सफर्ड या कोई भी और एटलस ले लो। और जब भी न्यूज़ पढ़ो और कोई रैंडम एरिया का नाम आता है या फिर किसी समुद्र का नाम आता है जो आपने पहले नहीं सुना है, तुरंत उसको एटलस में ढूंढो। और ये काम वैसे अब गूगल मैप्स की सहायता से भी करा जा सकता है, बट स्टिल आई वुड से कि हैव अ एटलस, क्योंकि हमेशा नेट नहीं चलता है, कई जगहों पर इंटरनेट की कनेक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं है। तो एटलस में ये भी फायदा है कि आप कोई एडिशनल पॉइंट लिखना चाहते हैं तो वो भी आप वहीं पर नोट कर सकते हैं। पॉलिटी आपको एक ही किताब से पढ़नी है, एम लक्ष्मीकांत की किताब है, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अवेलेबल है। इसका नया एडिशन आया है 6th एडिशन, वही खरीदना अगर आप अब खरीद रहे हो तो। और अगर आपको लक्ष्मीकांत में प्रॉब्लम आती है तो आप एनसीईआरटी पढ़िए। मैं नहीं सजेस्ट करता एनसीईआरटी पढ़ना पॉलिटी के लिए, क्योंकि आई थिंक लक्ष्मीकांत इज सिंपल इनफ, आप उसको आराम से पढ़ सकते हैं। थोड़ी मोटी लगेगी किताब आपको, लेकिन धीरे धीरे जब आप उसे पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपको काफी मजा आने लगेगा पॉलिटी पढ़ने में। तो एनसीईआरटी केवल तब पढ़िए जब लक्ष्मीकांत आपको टफ लगती है, वरना लक्ष्मीकांत इज मोर देन इनफ। इकोनॉमी के लिए आपको 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटी पढ़नी है, लेकिन माइक्रो इकोनॉमी नहीं, केवल मैक्रो इकोनॉमी हमारे सिलेबस में है। और एनसीईआरटी के बाद आप रमेश सिंह की किताब से इकोनॉमी को पढ़ सकते हैं। इस किताब को खरीद के रख जरूर लेना अगर कवर टू कवर नहीं भी पढ़ते हो तो, क्योंकि रमेश सिंह इज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव एंड बेस्ट बुक फॉर इकोनॉमी। अगर ये तीनों भी आपको टफ लगते हैं तो फिर आप किसी भी स्टैंडर्ड कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स ले सकते हैं, उससे पढ़ सकते हैं। कोचिंग नोट्स में एक फायदा ये होता है कि लैंग्वेज थोड़ी सी सिंपल होती है, ल्यूसिड होती है समझने के लिए, बट याद रखिएगा अल्टीमेटली स्टैंडर्ड हमेशा किताबें ही रहती हैं। और इकोनॉमी में भी अब करंट अफेयर्स ही ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो आप जब बेसिक समझ जाएंगे, स्टैटिक समझ जाएंगे, उसके बाद आप करंट अफेयर्स को समझ पाएंगे। उसके पहले तो आपको इकोनॉमी वाला जो पेज है वो समझ में ही नहीं आएगा न्यूज़पेपर में। तो एक बार आपका इकोनॉमी का बेसिक खत्म हो जाता है तो उसके बाद आप करंट अफेयर्स पे ध्यान दो, इकोनॉमिक सर्वे और बजट के वीडियोस जरूर देखो स्टडी आईक्यू पे जो मैंने बनाए हैं। तो जैसे 2021 में जब आप एग्जाम दोगे उस समय तक 21 का बजट आ चुका होगा, इकोनॉमिक सर्वे आ चुका होगा, तो लेटेस्ट वीडियोस देख के जाना। ओके, पुराने नहीं, लेटेस्ट डेटा आपके पास होने चाहिए, लेटेस्ट बजट में क्या घोषणाएं हुई है वो सभी आपको मालूम होना चाहिए। अगला सब्जेक्ट है एनवायरमेंट। तो एनवायरमेंट में जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है उन्हें काफी समस्या आती है, क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो मे बी आपके लिए एनवायरमेंट इतना चैलेंजिंग नहीं होगा। तो बेस्ट सोर्स है बायोलॉजी की एनसीईआरटी क्लास 12th की, उसमें केवल एनवायरमेंट के जो 5-6 चैप्टर्स हैं उनको पढ़ लेना, लेकिन ये केवल बेसिक के लिए है, यहां से आपके सवाल सॉल्व नहीं होने वाले हैं। उसके लिए आपको एक और किताब पढ़नी पड़ेगी, तो या तो शंकर आईएएस की किताब, या डीआर खुल्लर की किताब, या डॉक्टर रवि अग्रहरी की किताब। इन तीनों में से कोई एक बुक ले लेना। मेरे अनुसार डॉक्टर रवि अग्रहरी की बुक बेस्ट है, क्योंकि दैट इज लेटेस्ट एंड अपडेटेड। और एनवायरमेंट और साइंस दोनों ही ऐसे टॉपिक हैं जिनमें करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इनके जो लेटेस्ट वीडियोज हैं स्टडी आईक्यू पर उन्हें जरूर देखते रहिए। तो स्ट्रेस साइंस में हमेशा करंट अफेयर्स पर ही रहने वाला है, तो आपको पूछा ये जाएगा कि इसरो का कौन सा लेटेस्ट सैटेलाइट है या फिर किस ऑर्बिट में वो गया है, लेकिन ऑर्बिट समझने के लिए पहले आपको एनसीईआरटीज पढ़नी पड़ेंगी साइंस की। आपको ये समझना होगा कि ऑर्बिट कहते किसे हैं। तो ये सभी बेसिक्स आपको एनसीईआरटी से पढ़ने हैं, या फिर रवि अग्रहरी सर की बुक से भी पढ़ सकते हो, लेकिन करंट अफेयर्स स्टडी आईक्यू के वीडियोस या फिर साइंस रिपोर्टर मैगजीन, यहां से आप पढ़िए। और याद रखिएगा साइंस में करंट अफेयर्स से ही सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन बेसिक्स जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक करंट अफेयर्स समझ में नहीं आएंगे। तो ये तो थी पूरी बुक लिस्ट। अब ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए आप किसी कोचिंग को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन कोचिंग में लगभग 2 लाख के आसपास आप फीस देंगे, उसके बाद आपको रहने खाने पीने का खर्चा करना है, दैट विल ऑल्सो कम टू बी अराउंड 2 to 3 लाख रुपीज पर ईयर। तो अगर आप 5-6 लाख रुपए अफोर्ड कर सकते हैं तो डेफिनेटली आप ऑफलाइन कोचिंग के लिए जाइए। अगर आप वो अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप स्टडी आईक्यू के स्मार्ट कोर्स की मदद से भी आईएएस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। ये सभी सब्जेक्ट जो मैंने अभी आपको बताए ये इन फैकल्टीज के द्वारा बनाए गए हैं स्मार्ट कोर्स में, और ये स्मार्ट कोर्स आप अपने मोबाइल फोन पर भी अवेल कर सकते हैं। तो गूगल प्ले स्टोर पर हमारी ऐप है स्टडी आईक्यू की, उसे आप डाउनलोड कीजिए और उस पर आईएएस का जो फ्लैगशिप कोर्स है यूपीएससी सिविल सर्विसेज उसे भी अवेल कर सकते हैं।
अगर आपको पर्टिकुलरली किसी एक सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है तो आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स को भी अवेल कर सकते हैं। जैसे प्रशांत धवन सर के द्वारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ाया गया है, मेरे द्वारा हिस्ट्री, मेरे द्वारा पॉलिटी पढ़ाया गया है। तो अगर आपको केवल पॉलिटी पढ़ना है तो आप वो भी कर सकते हैं, पूरा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है तो आप वो भी कर सकते हैं। तो ये सभी फैकल्टीज जो आपको यूट्यूब पर लगातार पढ़ा रहे हैं, उनसे आप इन सब्जेक्ट्स को आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। अब मैं बात करता हूं मेंस की बुक लिस्ट पर। तो जो भी मैंने प्रीलिम्स में बताया वो तो पढ़ना ही है, उसके अलावा कुछ एडिशनल टॉपिक्स हैं जो मेंस में है, वो कहां से कवर करने हैं अब मैं आपको ये बताने वाला हूं। तो GS1 पेपर है इंडियन हेरिटेज, कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वर्ल्ड एंड सोसाइटी। तो मेनली यहां पर एक्स्ट्रा आता है आर्ट एंड कल्चर। वैसे आर्ट एंड कल्चर आजकल प्रीलिम्स में भी पूछने लगे हैं, हालांकि मेंशन नहीं है डायरेक्टली सिलेबस में, बट फिर भी पूछ लेते हैं। तो उसके लिए सबसे बेहतर किताब है नितिन सिंघानिया के द्वारा जो लिखी गई है। फिर CCRT वेबसाइट आप देख सकते हैं और लेटेस्ट न्यूज आर्टिकल्स पर अपनी नजर रखो। वर्ल्ड हिस्ट्री कवर करने के लिए सबसे बेहतरीन सोर्स है नॉर्मन लो के द्वारा लिखी गई किताब, लेकिन इस किताब को पढ़ते पढ़ते आप खून के आंसू रो दोगे। तो बेहतर ये होगा कि स्टडी IQ पर मैंने जो वीडियोस बनाए हैं वर्ल्ड हिस्ट्री के वेरियस टॉपिक्स को कवर करते हुए, उस पूरी प्लेलिस्ट को देख लेना। वही टॉपिक्स हैं, पूछे जाते हैं मेंस में, उसके बाहर कुछ नहीं आता है। पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए या तो NCERT 12th क्लास पढ़ लो, या 9th एंड 10th की जो NCERT है इंडियन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, उसके भी टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लो। पॉलिटिकल हिस्ट्री को कवर करते हुए मैंने एक सीरीज बनाई है जिसमें इंडिया की पूरी पॉलिटिकल हिस्ट्री को कवर किया है। उसमें 10 लेक्चर्स हैं और पूरी पॉलिटिकल हिस्ट्री कवर्ड है, वो भी एक बार देख लेना। पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री का एक और अच्छा सोर्स है बिपिन चंद्रा की किताब इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। और अगर आपके पास बहुत ज्यादा समय है पढ़ने के लिए और आप बहुत फास्ट पढ़ लेते हो तो इंडिया आफ्टर गांधी नाम की एक मोटी सी किताब है RC गुहा, रामचंद्र गुहा द्वारा लिखी गई, उसको पढ़ सकते हो। लेकिन बेटर ये होगा कि किताब मत पढ़ो, क्योंकि ज्यादा टाइम आपके पास है नहीं, इसमें कहानियां ज्यादा है, आपके काम की चीजें कम। तो जो भी काम का है वो एक समरी बना रखी है PDF के रूप में, मैंने उसको अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर रखा है, आप उसको सर्च करके डाउनलोड कर लेना और केवल उस समरी को पढ़ लो। 40-50 पेज हैं, दैट विल बी इनफ फॉर यू। सोसाइटी टॉपिक पढ़ने के लिए क्लास 12th NCERT इज गुड। GS2 पेपर में आपको लक्ष्मीकांत तो पढ़नी ही है पॉलिटी के लिए। उसके अलावा अगर आपके पास समय है और आप अपने मेंस आंसर्स में थोड़ा सा एक्स्ट्रा एज चाहते हो तो फिर DD बसु पढ़ लेना। बाकी मैं उसे हमेशा रेकमेंड नहीं करता हूं। आई थिंक अगर आपके पास समय है तो DD बसु पढ़ना चाहिए। गवर्नेंस के लिए आई थिंक लक्ष्मीकांत की जो अलग से किताब आती है गवर्नेंस की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा करंट अफेयर्स बेस्ड टॉपिक्स बहुत पूछे जाते हैं मेंस में, पॉलिटी और गवर्नेंस के। तो आपको देश में क्या चल रहा है उसके बारे में मालूम होना चाहिए। तो स्टडी IQ के वीडियोस देखते रहिए और आप इंडिविजुअली स्टडी IQ स्मार्ट कोर्स को अवेल कर सकते हैं ओनली फॉर गवर्नेंस टॉपिक एज वेल। योजना मैगजीन को जरूर पढ़िएगा, उसकी समरी देख लो, नहीं अगर पूरी मैगजीन नहीं पढ़ सकते हो तो। सेकंड ARC रिपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट पूरी पढ़नी पॉसिबल नहीं है, तो इसकी भी अगेन समरी इंटरनेट पर अवेलेबल है, कई वेबसाइट्स पर उसकी PDF आपको मिल जाएगी, उसे आप पढ़िए। इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए 12th क्लास की NCERT जरूरी है, लेकिन ये केवल बेसिक्स कवर करेगी। IR में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स पर, तो उसके लिए आपको करंट अफेयर्स और न्यूज को बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ना है। तो जैसे अगर भारत पाकिस्तान के संबंधित कोई क्वेश्चन आता है तो वो मोस्टली लेटेस्ट टॉपिक पर आएगा, लेकिन पहले आपको पता होना चाहिए कि भारत पाकिस्तान के रिश्तों का इतिहास क्या रहा है, कब जंग हुई, कब सुलह हुई, कौन सी ट्रीटीज हैं। तो ये सारी बातें जब तक आपको पता नहीं होंगी तब तक आप आंसर को अच्छे से लिख नहीं पाएंगे। GS3 टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरमेंट, सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट। तो यहां पर जो पहले आपको मैंने मटेरियल बताया था वो तो पढ़ना ही है। उसके उपरांत साइंस रिपोर्टर मैगजीन, फिर जो भी लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं साइंस में, खास करके नोबेल प्राइज किसके लिए मिला है, कौन से फील्ड में क्या रिसर्च हुआ था, वो अच्छे से पढ़ लेना। कई सारी इंटरनेशनल रिपोर्ट्स आती हैं, वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी करी जाती है, IMF के द्वारा जारी करी जाती है, उन सभी रिपोर्ट्स को पढ़िए। भारत के बारे में वो रिपोर्ट्स क्या कहती हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। स्टडी IQ के वीडियोस देखो, ये सारा डेटा आपको वहां पर मिल जाएगा। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए इग्नू के नोट्स बेस्ट हैं मेरे अनुसार, और इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक IPS अशोक कुमार की किताब है, दैट इज द बेस्ट सोर्स। GS4 एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, इसके लिए 2 सोर्सेज हैं। पहला है लेक्सिकन बाय क्रॉनिकल और दूसरा है G सुब्बा राव की किताब। अब देखो लेक्सिकन बाय क्रॉनिकल थोड़ी पढ़ने में आसान है, छोटी है। G सुब्बा राव की किताब जो है वो थोड़ी सी बल्की है। आपकी मर्जी है, आप दोनों में से जो चाहें पढ़ सकते हैं, बोथ आर गुड इनफ। केस स्टडीज पे जरूर ध्यान दीजिएगा क्योंकि आधा पेपर केस स्टडीज पर होता है, तो केस स्टडी के लिए काफी सारा आंसर प्रैक्टिस चाहिए आपको। प्लीज मेक श्योर कि आप आंसर प्रैक्टिस जरूर करें। ऐसे पेपर के लिए आपको राइटिंग प्रैक्टिस चाहिएगी, तो कम से कम 10 ऐसे पहले से लिख कर रखें, तो उससे आप प्रैक्टिस में भी रहेंगे। और कुछ टॉपिक्स पहले से तैयार रखें ताकि वहां पर आपको सोचने में आपका टाइम वेस्ट ना हो। ऐसे के लिए स्टडी IQ पर भी डेडिकेटेड कई वीडियोस बने हुए हैं, उनको भी देखिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है पूरी, आप उसको देख सकते हैं।
तो जैसे सोशल इश्यूज, पॉल्यूशन, वुमेन एम्पावरमेंट, एनर्जी रिलेटेड इश्यूज, डिजिटल इंडिया, फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं, इन पर पहले से ऐसे लिखकर तैयार रखिए। ऑप्शनल के पेपर, ऑप्शनल की स्ट्रैटेजी अलग से आपको देखनी होगी। इंग्लिश के लिए बस प्रीवियस ईयर पेपर को देख लीजिए, दैट विल बी गुड इनफ, क्योंकि 10th लेवल का पूछा जाता है। जो भी लैंग्वेज आपने सिलेक्ट करी है उसमें भी प्रीवियस ईयर पेपर देख लीजिए, उन्हें कम से कम सॉल्व कर लीजिए पिछले 3 साल के पेपर्स को। क्या आपको नोट्स बनाने चाहिए? ये सवाल मुझसे कई स्टूडेंट्स पूछते हैं और मैं हमेशा जवाब देता हूं, नोट्स बनाएं, डेफिनेटली बनाएं। अपने हाथों के द्वारा लिखे गए और बनाए गए नोट्स का दुनिया में कोई मुकाबला नहीं होता है। नोट्स बनाने का एक बेनिफिट ये है कि जब आप कंसाइज नोट्स बनाते हैं तो एक तो अगर किसी दूसरे शहर में जाना पड़ जाए, जैसे अब लॉकडाउन हो गया, आपको अचानक घर जाना पड़े, तो ऐसे में आप अपने नोट्स उठाकर ले जा सकते हैं। अगर सारी किताबें ना ले जा पाएं, किसी और शहर में सेंटर आ गया, रिवाइज करना है लास्ट दिन, तो आप अपने नोट्स कैरी कर सकते हैं। रिविजन आसान होता है जब अपनी खुद की हैंडराइटिंग में आप पढ़ते हैं, और हाथ के द्वारा लिखी गई चीजें अपनी मेमोरी में ज्यादा समय तक रहती हैं। ये साइंटिफिकली प्रूवन है। अगर आप कुछ पढ़ते हैं, जैसे आप अखबार रोज पढ़ते हो, लेकिन आपको अखबार में से कितनी बातें याद रहती है? एक हफ्ते बाद नहीं रहती हैं। लेकिन अगर आप कुछ लिखोगे तो आपको एक हफ्ते बाद याद रहेगा। इट इज सिंपल साइंस, आप खुद ट्राई करके देख सकते हो। तो अगर लिखी हुई चीज है अपने हाथ द्वारा एक बार 2 बार, तो वो डेफिनेटली याद रहने वाली है। हाँ, करंट अफेयर्स के नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, उसके लिए आप बस करंट अफेयर्स की मैगजीन है उसे अवेल कर लो। तो करंट अफेयर्स के वीडियोस देखो जो स्टडी IQ पर भी आते हैं, और यूपीएससी IQ मैगजीन डाउनलोड कर लो, तो उसके द्वारा आप रिविजन कर सकते हो। अब बात करते हैं प्रैक्टिस की। तो आपने चाहे कितना भी पढ़ा हो, चाहे आपको कितना भी आता हो, लेकिन अगर आप उसको यूज नहीं कर पाते हैं एग्जाम के लिमिटेड समय में, तो वो आपकी नॉलेज आपके काम नहीं आने वाली है। फॉर दैट यू हैव टू प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस का मतलब है मॉक टेस्ट सॉल्व करना, मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना। तो आपके पास वहां सीमित समय होता है। प्रीलिम्स में 2 घंटे का पेपर है, 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मेंस में 3 घंटे का समय है, आपको लगभग 25 आंसर्स लिखने हैं। तो ऐसे में आपको प्रैक्टिस की बहुत जरूरत होती है, और प्रैक्टिस हमेशा सिमुलेटेड एनवायरमेंट में करो। यानी कि जैसा एग्जाम सेंटर आपका होगा, मोस्टली गवर्नमेंट स्कूल्स कॉलेजेस आते हैं सेंटर में, तो वहां पर आपको शायद टूटी फूटी डेस्क मिले, लाइट ना हो, पंखा ना चल रहा हो। तो ऐसे एनवायरमेंट में प्रैक्टिस करो। अपने AC रूम में कंफर्टेबल चेयर पर बैठकर अगर आंसर लिखोगे, तो वहां पर आप जब एक्चुअल पेपर लिखना होगा तब आप थोड़े से डिस्कंफर्ट फील करोगे। तो एनवायरमेंट वैसा रखो जैसा एक्चुअल सेंटर में होगा, और उसकी तैयारी रखना। क्योंकि देखो, प्रीलिम्स गर्मियों में होता है, उत्तर भारत में खास करके बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। तो ऐसे में आपको उस गर्मी के मौसम में बैठकर पेपर सॉल्व करने की आदत होनी चाहिए, और 2 घंटे या 3 घंटे का फिक्स घर पर आप स्टॉप वॉच लगाइए और पेपर को सॉल्व कीजिए। आजकल कई टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं, चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो। स्टडी IQ की टेस्ट सीरीज भी आप अवेल कर सकते हैं, उस पर आपको प्रैक्टिस मिलती रहेगी। मेंस आंसर राइटिंग के लिए भी अगेन बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। अभी देखिए ऑफलाइन कोचिंग सभी बंद हैं, तो आपके पास केवल ऑनलाइन ऑप्शंस हैं। तो upsciq.com पर हम डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस चलाते हैं। वहां पर आप अपने आंसर सबमिट करिए, और हम आपको फीडबैक देंगे कि आपके आंसर को और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। अब सारी बुक लिस्ट बताने के बाद भी कुछ एडिशनल सोर्सेज हैं जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पढ़िए उनको। और उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है RS TV, राज्यसभा टीवी के डिबेट्स, देश देशांतर या फिर कोई टॉपिक स्पेसिफिक डिबेट आता है उसको देखिए। डाउन टू अर्थ मैगजीन पढ़ सकते हैं आप। लाइव मिंट, BBC और ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ की जो ऑडियो बुलेटिन्स आती हैं वो बहुत ही अच्छी होती हैं। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में मुझे AIR और BBC की जो डेली बुलेटिन आता है 1 आधे घंटे का, वो सबसे बेस्ट लगता है। उसमें आपको सीमित समय में पूरे दिन के जो इंपॉर्टेंट घटनाक्रम है उनके बारे में जानकारी मिल जाती है। PIB के अपडेट्स आप फॉलो कर सकते हैं, कोई भी सरकारी जानकारी है वो PIB की वेबसाइट पर आ जाती है। और इन सभी सोर्सेज को अगर आप डायरेक्टली नहीं पढ़ना चाहते हैं तो बस स्टडी IQ के वीडियो देख लो, क्योंकि इन सभी सोर्सेज को कवर करते हुए हम करंट अफेयर्स के वीडियोस डेली बनाते हैं। आप वेरियस मिनिस्ट्रीज की सोशल मीडिया अकाउंट्स को फॉलो कर सकते हैं, UN ऑर्गेनाइजेशंस को फॉलो कर सकते हैं, ताकि उनकी कोई नई रिपोर्ट या कोई नई पॉलिसी आती है तो उसके बारे में आपको जानकारी रहेगी। तो इन सभी चीज़ों से आप अपडेटेड रहेंगे। कुल मिलाकर अपना जो पूरा डेली रूटीन है, उसके अलावा अपना जो सोशल मीडिया भी है, वो आप UPSC तैयारी की तरफ ओरिएंट कीजिए। तो फिल्मी हस्तियों को फॉलो करना छोड़कर आप इन चीज़ों को, BBC को, न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस को या फिर सरकार के मंत्रालयों को फॉलो करना शुरू करें। अब बात करते हैं टाइम टेबल की। तो 1 साल का टाइम फ्रेम होता है, उसमें मेरे अनुसार 6 महीने आपको देने चाहिए GS के सब्जेक्ट्स को। जनरल स्टडीज के जो 6 सब्जेक्ट्स हैं 6 महीने में कवर हो जाने चाहिए। ऑप्शनल के लिए 4 महीने आपको लगेंगे, और 4 महीने से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए। रिविजन प्लस प्रैक्टिस के लिए 2 महीने, और टोटल टाइम हो जाएगा ये 1 साल, विच इज गुड इनफ फॉर अ स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि आप 6 महीने लगातार GS पढ़ो, 4 महीने लगातार ऑप्शनल पढ़ो। आप ऐसा भी कर सकते हो कि दिन में आधा दिन GS पढ़ लिया, आधा दिन ऑप्शनल पढ़ लिया। तो ऐसे मिक्स भी करके आप पढ़ सकते हो ताकि बोरियत ना हो। तो डेली रूटीन का भी अगर एक एग्जांपल आप चाहें तो 2 घंटा आपको देना होगा करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर को। इसमें आपका न्यूज़पेपर रीडिंग प्लस
न्यूज़ एनालिसिस अगर आप देखते हैं, जैसे स्टडी आईक्यू का एनालिसिस देखते हैं, तो वो भी शामिल है। फिर आप 2 जीएस सब्जेक्ट को एक साथ पढ़ सकते हैं ताकि आप बोर ना हो। तो 3-3 घंटे आप 2 सब्जेक्ट पढ़िए, 6 घंटे ये हो गए, 2 घंटे आप ऑप्शनल पढ़िए प्लस 2 घंटे आप न्यूज़पेपर पढ़िए। तो दिन में 10 घंटे आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। आपको अगर कोई भी व्यक्ति कहता है कि मैं 2 घंटे पढ़ के आईएएस बन गया, तो या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर आपको भ्रमित करना चाहता है। तो ऐसे बातों में ना आए। मिनिमम 6 to 8 आवर्स आपको देने पड़ेंगे अपने जीवन के, अगर आपको इस एग्जाम को पास करना है तो, और वो भी लगातार 1 साल के लिए। तो कोशिश कीजिए कि 6 से 10 घंटे के बीच में आप पढ़ाई करें। हाँ, वो डिपेंड करेगा कि आप कितना फास्ट पढ़ते हैं, कितना रिटेन कर पाते हैं। तो उसके अनुसार किसी के लिए 6 घंटा हो सकता है, किसी के लिए 10 घंटा, बट मिनिमम इतना तो आपको देना पड़ेगा समय। अब ह्यूमन ब्रेन पर इस वक्त इतना ज्यादा ओवरलोड हो रहा है इंफॉर्मेशन का, वी आर ड्राउनिंग इन द डिजिटल स्ट्रीम ऑफ इंफॉर्मेशन, कि एक बर्नआउट की स्थिति आ रही है कई एस्पिरेंट्स में। आप 5-6 महीने तक पढ़ते रहते हैं, करंट अफेयर, स्टैटिक, सब कुछ पढ़ रहे हैं, तो आपका दिमाग एक तरह से फ्राई हो जाता है। तो इसे बर्नआउट कहते हैं हम। कई बार ऐसी स्थिति आएगी कि आप हाथ में फोन लेकर बैठे, दिन में आपके 4 घंटे वेस्ट हो गए और आपने एक भी काम की चीज नहीं पढ़ी या देखी। तो ऐसी चीजों को अवॉइड करने के लिए आपको अपना रूटीन बहुत ही फिक्स्ड रखना होगा। डिजिटल डिवाइसेस के लिए एक समय फिक्स कर दीजिए कि आप केवल शाम की 6 बजे से रात की 10 बजे तक के बीच में ही मोबाइल हाथ में लेंगे या फिर उसी समय वीडियोस देखेंगे। उसके पहले आप अपना नोट्स, न्यूज़पेपर इन्हें कवर करेंगे। तो इस तरह का रूटीन आपका सेट होना जरूरी है। और एक डेली शेड्यूल जरूर बनाएं, शेड्यूल को स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। दिमाग जितना आप उसे रेस्ट देंगे उतना जल्दी वो नई चीजें एब्जॉर्ब करता है। तो 7 घंटे मिनिमम आपको नींद निकालनी है। हेल्दी खाना खाइए, अपनी हेल्थ पर ध्यान दीजिए, मिनिमम 30 मिनट्स एक्सरसाइज कीजिए, योगा, मेडिटेशन, जो भी आप करना चाहें वो कीजिए। बट कुल मिलाकर आपका 1 साल का शेड्यूल बहुत ही फिक्स्ड होना चाहिए और इसमें ज्यादा बदलाव ना हो, और अननेसेसरी लोग और अननेसेसरी कामों को अपने जीवन में अवॉइड करें। 1 साल तक आप अपने बिना काम के दोस्तों से बात ना करें, हो सके तो उन्हीं लोगों से बात करें जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि अपनी दोस्ती तोड़ दो सबसे, लेकिन आप इस बात को समझो कि जितना ज्यादा समय आप सोशलाइजिंग में बिताओगे उतना कम समय आपको पढ़ाई के लिए मिलेगा। तो आप 1 साल के लिए कहीं भी बाहर आना जाना, ट्रिप्स, फ्रेंड, रिलेटिव्स, रिश्तेदारों की शादियां, ये सब भूल जाओ। 1 साल केवल अपने कमरे में बैठ के आपको पढ़ाई करनी है। हाँ, थोड़ा सा आपको बाहर घूमना फिरना चाहिए, मेंटली आप थोड़ा सा रिलैक्स फील करेंगे, लेकिन आप ऐसा नहीं है कि किसी रिश्तेदार की शादी के लिए 10 दिन का ट्रिप बनाकर चले गए। 10 दिन आपकी पढ़ाई में एक बहुत बड़ा गैप लेकर आ जाएंगे। तो इसीलिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप उन्हीं लोगों के संपर्क में ज्यादा रहें जो तैयारी कर रहे हैं। तो उससे आपका दिमाग पूरे वक्त तैयारी की ओर ही घूमता रहेगा एंड इट विल ब्रिंग मोर फोकस टू योर प्रिपरेशन। अब अल्टीमेटली इतना सब कुछ बताने के बाद मैं ये भी कहना चाहता हूं कि ये मेरे द्वारा सजेस्ट किया गया तरीका है। माउंट एवरेस्ट को फतेह करने के 8-10 रास्ते हैं, तो मैंने तो एक रास्ता बताया है, हो सकता है कोई और रास्ता आपको अच्छा लगे, आप वहां से भी ऊपर चढ़ जाओगे। अल्टीमेटली चोटी पर पहुंचना है, जहां से भी पहुंचो, तो आपको जो बात सही लगे उसे आप अपनाइए, जो सही नहीं लगे उसे आप मत अपनाइए। एंड अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद भी कोई डाउट है तो आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर मैसेज कर सकते हैं। प्रेफरेबली मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, वहां मैं आपको जल्द से जल्द जवाब दे दूंगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।